नमस्ते बच्चों। हमारा आज का विषय है कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से घर की याद कविता की व्याख्या का भाग 2। घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ये कविता उन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी कवि थे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सहजता के कवि भी माने जाते हैं। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक कवि भवानी प्रसाद मिश्र भी थे। ये है राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे कवि और जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, स्वतंत्रता सेनानी। तो भवानी प्रसाद मिश्र भी उनमें से एक थे और इस कारण से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो ये कविता जेल प्रवास के दौरान उन्होंने लिखी थी। एक बार जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस बारिश के दौरान कवि जेल में बंद थे, तो उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है। उनकी नज़रों में उनका घर पानी में तैरने लगता है। तब वो बादलों को संबोधित करते हुए ये कविता लिखते हैं। एक एक परिवार के सदस्य की उन्हें याद आती है, अपने बहन की, अपनी भाइयों की, माता पिता की, सबकी याद आती है। और वो उस बादलों को संबोधित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन हे मेघ तुम वहाँ जा सकते हो, तो मेरे माता पिता को मेरा ये संदेश देना। तो पहले उसने अपने भाई बहनों को याद किया, माता को याद किया और पिता को याद किया। तो अगला ये है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। इनमें मुश्किल शब्दों के अर्थ ये हैं। दंड मीन्स होता है व्यायाम का तरीका। मुकद्दर व्यायाम करने का एक उपकरण होता है। मूठ उस मुकद्दर को पकड़ने का एक स्थान है। नयन मीन्स होता है नयन यानी कि आँखें। तिरना क्षण, पल। व्यापा मीन्स होता है फैला। तो यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी, तो कवि को घर की याद आ रही थी। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुकद्दर को दोनों हाथों से हिला हिलाकर उनकी मूठ को मिलाकर जब नीचे आए होंगे, तो उनको आंखों में पानी आ गया होगा, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों आंसू आ गए होंगे? कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को याद करके, क्योंकि कवि जो थे वो उस समय जेल में थे, इसलिए कवि को याद करके उनकी आंखों में पानी आ गया होगा पिता को। कवि को घर की याद सताती है। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं, जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हुए हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की याद आ जाती। 5वां कौन है? ये 5वां भवानी है। इसमें भाई भुजा के समान कर्मशील और वरिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह का भंडार हैं। जब पिताजी उन सबको इकट्ठा खेलते और खड़े देखते हैं, तो उन्हें 5वें बेटे की, यानी कि जो जेल में बंद है, उसी की याद आती है। पिताजी कैसे हैं? उन्हें बुढ़ापा बिल्कुल नहीं व्यापा, यानी कि उनके शरीर पर अभी तक बुढ़ापा नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर भी वो इतने भावुक हो गए होंगे कि वे कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे, अर्थात कमज़ोर हो गए होंगे, दिल से कमज़ोर हो गए होंगे। इसका शिल्प सौंदर्य है। पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन किया गया है। दृश्य बिंब है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। भाषा सहज व सरल है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है।
खड़े बोली में प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे जैसे सोने पर सुहागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी उसको क्या कहते हैं? सोने पर सुहागा। कहने का अभिप्राय ये है कि पिताजी के वैसे तो 5 बेटे थे, लेकिन उन सब से ज़्यादा वे कवि को प्रेम करती हैं, सबसे अधिक कवि को प्रेम करती हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। इनमें मुश्किल शब्दों के अर्थ है कि भाग्यहीन, अभागा, अभागा मीन्स होता है भाग्यहीन, सोने पर सुहागा, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बेहतर होना या किसी एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति से बेहतर होना। जैसे सोना एक बहुमूल्य धातु है, लेकिन सुहागा जो होता है वो शुद्ध सोना होता है जिसमें मिलावट नहीं होती, तो जो सोना है वो उससे बेहतर होता है। प्यार में बहना, भाव विभोर हो जाना, स्वर्ण सोना, हेटे मीन्स होता है तुच्छ। अब कवि जो कि जेल में है, जेल में बंद है, पिता जब अपनी चारों बेटियों और अपने चारों बेटों को इकट्ठा देखते हैं तो उन्हें उस 5वें की याद आ जाती है। कवि कहता है कि वह उनका वही 5वां अभागा पुत्र है, भवानी। 5वां अभागा कौन है? भवानी है। वह उनके साथ नहीं है क्योंकि वो तो जेल में बंद है, किंतु वह पिताजी को सबसे प्यारा है। जब भी कभी मेरे बारे में चर्चा चलती है घर में, तो पिता भाव विभोर आ जाती हैं, अर्थात उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे गुणवान बेटे तो तुच्छ लग रहे होंगे, यानी कि चारों बेटों को वो क्या किसके समान महते हैं? सोने के समान, स्वर्ण के समान। वो सोने के समान होने के बावजूद भी पिता को तुच्छ लग रहे होंगे, छोटे लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा सुहागा, सभी भाइयों में सुहागा, श्रेष्ठ अर्थात सभी का प्रिय अभागा व्यक्ति जो है वो जेल में बैठा हुआ है। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं जो सुहागे के समान हूँ, मैं जेल में बंद हूँ, मैं अभागा हूँ और जेल में बंद हूँ। शिल्प सौंदर्य इसका है, पिता को भवानी से बहुत ज़्यादा लगाव था। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण बेटे में उपमा अलंकार है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली का हिंदी है। शैली वर्णात्मक व भावात्मक है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रीति व दर भी है। शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां हैं। जब पिताजी के आंसू आ गए ना, तो आगे माँ क्या कहती है? और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसमें लीक मीन्स होता है परंपरा, पाँव पीछे हटाना अर्थात अपने कर्तव्य से पीछे हटना, कोख को लज्जाना अर्थात माँ का अपमान, माँ को लज्जित करना, कच्चे मीन्स होता है कमज़ोर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि जब पिता रो पड़े होंगे, 5वें को बाकी बच्चों के मध्य न पाकर रो पड़े होंगे, तो माँ ने पिता को समझाते हुए क्या कहा होगा? माँ पिता को समझाती है और कहती है कि ऐसा करते समय उसको भी बहुत दुख हुआ होगा। किसको दुख हुआ होगा? भवानी को, क्योंकि वो जेल में जाकर खुश थोड़ी ना है, उसको भी तो बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, वो जेल में बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दूसरा कारण क्या है? वह आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही तो चल रहा है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यानी कि तुमने ही तो यह उसे उद्देश्य दिया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना है, इसे उद्देश्य बनाकर ही तो गया है।
यह ठीक है और यह तुम्हारी ही परंपरा है, तुम्हारी ही दिखाया हुआ रास्ता है, तुम्हारी ही लीक है, तुम्हारी ही परंपरा है। यदि वह आगे बढ़कर वापस आता तो यह मेरे मातृत्व के लिए भी लज्जा की बात होती, वह मेरे माँ के दूध को भी लज्जाता। यानी कि अगर वो पैर पीछे हटा लेता तो वो हार जाता, जिससे एक माँ की लज्जा होती। अतः तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम रोगे तो तुम्हारे बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। तुम्हें देखकर, पिता को देखकर नेचुरली वो बच्चे भी रोने लगेंगे। इसका शिल्प सौंदर्य है। माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। यह कविता कवि ने, आपको पता है कि जेल प्रवास के दौरान लिखी थी, जबकि लगातार बारिश हो रही थी। तो इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा का व्यक्त किया है। माँ की बातें सुनकर जब माँ ने पिता को समझाया कि तुम क्यों रो रही हो, बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे, तो माँ की, आपको पता है कि जेंट्स लोग जो होते हैं किसी के सामने अपना रोना नहीं दिखाते हैं। तो माँ की बातें सुनकर पिता ने क्या कहा होगा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही मैं कोई धैर्य खो रहा हूँ। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेट ली होगी। यानी कि यह बात कहते कहते उन्होंने अपना जितनी भी पीड़ा थी सारी अपने मन में रख ली होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन। कवि सावन को संबोधित कर रहा है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो, लेकिन तुम चाहे कितना भी बरस लो, किंतु मेरे माता पिता की आँखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए। यानी कि तुम चाहे इस धरती पर कितना भी बरसो, मेरे माता पिता की आँखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी नहीं होने चाहिए। तुम उसे क्या कहोगे कि वह मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सावन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम मेरे माता पिता को जाकर क्या कहोगे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मज़े में है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। कहने का अभिप्राय कवि कहता है सावन को कि उन्हें ये समझाना कि इतना ही अंतर है कि कवि घर पर नहीं है। और घर के वियोग को कवि जो है एक मामूली सा वियोग मान रहा है, लेकिन घर पर ना होना, घर से अलग रहना कोई साधारण घटना नहीं है। चाहे इस वियोग से कवि का जीवन दुख में बन गया है, चाहे कवि अलगाव का नरक भोग रहा है, लेकिन फिर भी वो बादलों से ये सहायता की प्रार्थना करता है कि इस दुख का उसके माता पिता को भनक भी नहीं होनी चाहिए। इसका शिल्प सौंदर्य है। पिता की भावुकता का सजीव वर्णन किया गया है। सावन को दूत बनाने की प्राचीन परंपरा का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली है। पावन पुण्य, पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द में यमक अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, केवल व नियंत्रण। कहता है ना कि केवल बस है, इसी बस में विरस है। और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना मत करो, तुम शोक कहना,
और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी पीड़ा को तो व्यक्त कर रहा है, लेकिन फिर भी बादलों से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे माता पिता को जाकर क्या कहोगे। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता को मेरे कष्टों के बारे में बिल्कुल मत बताना। तुम उन्हें धैर्य देते हुए कहना और ये कहना कि मैं जेल में पढ़ रहा हूँ, साहित्य लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ। वह यहाँ काम करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। उसे अनेक लोग चाहते हैं, यानी कि जेल में रहने वाले सारे लोग उसे चाहते हैं। ये उनको बिल्कुल मत कहना कि मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। इस शोक की बात तो तुम बिल्कुल मत कहना। उन्हें ये बता देना कि मैं यहाँ पर बहुत सुखी हूँ और हमेशा सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि गांधी जी की लीक पर वो चल रहे थे। सूत काटने में व्यस्त हूँ और मुझे खाना पीना अच्छा मिलता है यहाँ पर, इसलिए मेरा वजन बढ़कर 70 शेर हो गया है। मैं यहाँ पर ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने नज़दीक भी नहीं आने देता। मैं यहाँ पर बहुत मस्त रहता हूँ। हे सावन, हे सजीले सावन, उन्हें यह बिल्कुल मत बता देना कि मैं यहाँ पर डूबते हुए सूर्य के समान निस्तेज हो गया हूँ, अर्थात निराश हो गया हूँ। मेरा तेज जो है समाप्त हो चुका है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है। कवि के संदेश का सुंदर वर्णन किया गया है। सावन का मानवीकरण किया गया है। कहना शब्द की आवृत्ति जो है मनमोहक है। कामकर्ता की कहना में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाह है। डट कर ठेलना, अस्त होना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है। अगली पंक्तियाँ, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो जैसा वैसा ना कहना। कह देना जागता हूँ आदमी, कह न देना जागता हूँ। आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवीं को वे न तरसें। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं इसकी। अब कवि इन पंक्तियों में सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को, यानी मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को बिल्कुल भी सच्चाई मत बता देना, क्योंकि तुम तो यहाँ सच्चाई देख रहे हो ना। उन्हें ये मत बता देना कि मैं देर रात तक आज जागता रहता हूँ, क्योंकि मैं रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मैं जागता रहता हूँ, मैं डरता रहता हूँ और आम आदमी से मैं दूर भागता हूँ। मुझे डर लगता है एक सामान्य व्यक्ति से। चुपचाप रहता हूँ, अर्थात मेरी आवाज़ बंद हो गई है, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और उन्हें ये भी मत बताना कि चिंता में डूब कर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। हे सावन, तुम सावधानी रखना, तुम सावधानी से बातें कहना। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोई शक हो जाए, कहीं तुम्हें देखकर तुम्हारी बातों से ऐसा ना लगे कि मैं दुखी हूँ, इसलिए तुम सावधानी से उनसे बातें करना। हे सावन, तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम कोई ना कोई पुण्य अवश्य करोगे। तुम स्वयं धरती पर बरस कर धरती को जैसे प्रसन्न करते हो, उसी तरह से तुम मेरे माता पिता को भी मेरे बारे में बताकर प्रसन्न करना। उनकी आँखों में आंसू मत आने देना, उन्हें मेरी याद मत आने देना। कवि बादलों को समझाते हुए कहता है कि तुम उनकी आंखों में आंसू मत आने देना और तुम बरस लो वे न बरसे, यानी कि तुम जितना इस धरती पर बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता पाँचवें को ना तरसे, वे ना बरसे, उनकी आंखों से आंसू ना आए, वे मेरे को याद करके ना रोएं। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है। कवि अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूँ में कवि की पीड़ा का वर्णन किया गया है। पाँचवें शब्द से अभिव्यक्त होने वाली करुणा मर्म स्पर्शी है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के लिए सजीले, हरे, पुण्य, पावन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है।
पक व शक शब्द में भाषा, ये जो दोनों शब्द हैं भाषा को प्रभावी बना रहे हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है, संवाद शैली है, प्रसाद गुण है और मुक्त छंद कविता है। तो बच्चों, ये था घर की याद कविता का दूसरा भाग जिसे आज हमने पढ़ा। आप इस भाग को भी अच्छी तरह से पढ़िए और फिर से इसका काव्य सौंदर्य देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।